नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। आज मैं आप लोग को कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख की जानकारी दूंगा, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और देखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को जो अनुकूल लगे ऐसा प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका मैं जवाब भी आप लोगों को दूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में बोर्ड की एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं। आप लोगों को उस तरीके की तैयारी करनी होती है, इसलिए उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी विद्यार्थी मित्र 12वीं कक्षा में आए, इसके लिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, जो 12वीं कक्षा तक आप लोग पहुँचे, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख। तो अर्थशास्त्र क्या है, ये हम 11वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में घटने वाली विविध आर्थिक घटनाओं की जानकारी देकर उसका विश्लेषण भी किया जाता है। तो जो वास्तविक जीवन है विद्यार्थी मित्र, जो वास्तविक जीवन है, हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में घटने वाली अनेकों घटनाएं, ठीक है, और उसका क्या होता है, विविध आर्थिक घटनाओं की जानकारी। अनेक प्रकार की जो घटनाएं हमारे जीवन में गुजरती हैं, उसका क्या होगा, विश्लेषण होगा। कब होगा, जब वो घटना घटेगी तब। और घटना कब घटेगी, जब हम कोई कार्य करेंगे तब। कार्य अर्थात प्रवृत्ति करना। आप देख रहे हैं इस वीडियो में प्रवृत्ति, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्र, हम 11th में भी प्रवृत्ति पढ़ चुके हैं। तो प्रवृत्ति के दो प्रकार, एक आर्थिक प्रवृत्ति, दूसरी अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति को बिन आर्थिक प्रवृत्ति भी कहा जाता है। अब इन दोनों की परिभाषा आप लोगों को पता है, आती है आपको, ठीक है। आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य, मतलब हम कोई भी कार्य आय प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति। और अनार्थिक प्रवृत्ति अर्थात बिन आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब कि सेवा के उद्देश्य से किया गया कार्य, मतलब जिस कार्य को करने के बदले में हमें कोई भी आय प्राप्त ना होती हो, उसे बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो हमें इसकी जानकारी नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, इस प्रवृत्ति के द्वारा इस आर्थिक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ना है। अब आप विद्यार्थी मित्र नीचे देखेंगे कि आर्थिक प्रवृत्ति के बाद जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होगा, घटना होगी। आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट होगा, ब्रेक लगेगा, कुछ भी घटना हो सकती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी जगह पे कोई नौकरी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई घटना होती है। अब जो भी घटना होती है, उस घटना की जानकारी हमें किस में मिलती है, अंकों में। कितने लोगों के साथ घटना हुई, कितने देशों में घटना हुई, कितनी जगह पर घटना हुई, किन स्थानों पर घटना हुई। तो ये जो किन जगह, लोग आए, ये सब किस में आए, अंकों में आए। किस में आए, अंकों में। अब ये जानकारी के बाद क्या होता है कि विश्लेषण किया जाएगा उसका, किसका, इन अंकों की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण। अब विश्लेषण करेगा कौन, जो संशोधक होगा, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में निष्णात होगा। कुछ संस्थाएं होती हैं, ठीक है, और बैंक, ये सब मिलके क्या करती हैं, विश्लेषण करती हैं, ठीक है। अभी जो विश्लेषण करती हैं, तो इन विश्लेषण के आधार पर हम दो तरीके की जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे, कि जब विशेषज्ञों द्वारा किसके द्वारा विद्यार्थी मित्रों, विशेषज्ञों द्वारा किसी भी घटना का, हम कोई एक घटना का अनुमान लगाते हैं कि किसी भी घटना का विश्लेषण की चर्चा की जाती है। अगर हम खाली चर्चा कर रहे हैं तो तब क्या होता है, सामान्य जो प्रजा है उसमें उसे रुचि रहती नहीं है। क्यों, उसमें उसे रस रहता नहीं है। अब यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, उसे रस क्यों नहीं रहता है, उसे रुचि क्यों नहीं रहती है। उसे रुचि इसलिए नहीं रहती है कि अगर हम एक बालक का उदाहरण लें,
और बालक को हम बोले कि आपको 1 से 100 तक की गिनती लिखकर याद करना है, तो बालक तो ऐसे करेगा नहीं, ऐसे लिखेगा नहीं। लेकिन अगर उसी बालक को हम एक पेज पर एक वृक्ष बना दें, एक पेड़ बना दें, उसकी डालियाँ बना दें, उस डालियों में 1 से 100 तक पत्ते बना दें, और पत्तों को बनाने के बाद उस बालक को अगर हम बोलें कि इस पत्तों में, ये जो पत्ते हैं इन पत्तों में 1 से लेके 100 तक की गिनती को आपको भरना है, तो बालक को उसमें रुचि आएगी। बालक क्या करेगा, उसमें रस प्राप्त करेगा, और वह जो तरीका होगा, जिस तरह से वो बालक उस पत्ते के अंदर गिनती को लिखेगा, वह गिनती उसे लंबे समय तक याद रहेगी। क्या हुआ, ये आकर्षण का केंद्र बना। जो यहाँ पर अगर हमने उसको मौखिक बोल दिया, आपको क्या करना है, खाली लिखना है और याद करना है, तो बालक नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने उसे एक चित्र के द्वारा, एक ड्राइंग के द्वारा, एक तालिका के द्वारा करने के लिए कहा, एक वृक्ष के द्वारा, तो वह जरूर करेगा और उसका मन उसमें लगा रहेगा। तो उसी तरीके से, उसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में भी अगर हम किसी घटना के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो लोगों को, मतलब प्रजा को, उसमें किसी भी प्रकार की रुचि होती नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी घटना की जानकारी प्रजा को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चित्र द्वारा दर्शाकर समझाते हैं, तो उसका ध्यान क्या होगा, आकर्षित होता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, अभी यहाँ पर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा था, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर आकर्षित हो रहा है। तो अब इन दोनों पर हमें क्या करना है कि इस प्रकार किसी भी विश्लेषण के लिए विशेष रूप से क्या होता है, 2 प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, 2। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा जा भी सकता है कि किसी भी विश्लेषण के लिए विशेष रूप से कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो आप कितना लिखेंगे, 2। नंबर 1 आर्थिक, नंबर 1 आकृति, नंबर 2 आलेख, ठीक है। तो अब हम विद्यार्थी मित्रों आकृति और आलेख का अर्थ किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने आकृति एवं आलेख का अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। आकृति एवं आलेख का अर्थ है, तो आकृति क्या है, अगर हम कोई घटना देखते हैं तो वह स्वयं स्पष्ट होती है कि नहीं, ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, हम कोई भी परिभाषा जब लिखते हैं तो क्या होता है कि उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा का हमें यहाँ पे उपयोग करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किया। देखिए, आकृति एवं आलेख का अर्थ है, तो आकृति की अगर हम बात करें तो स्वयं स्पष्ट अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व, ठीक है। स्वयं स्पष्ट, जो स्पष्ट हो रहा हो, अवलोकित मतलब जो दिखाई दे, जिसे हमने देखा हो। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप कहीं पे बैठे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई घटना होती है, आपने उसका अवलोकन किया है, आपने उसे देखा है, तो ऐसी जानकारी को हम जब प्रस्तुत करते हैं किस में, चित्र में, तो उसे क्या कहते हैं, आकृति। उसका उल्टा सेम यहाँ पे आलेख, ठीक है। स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी अवलोकित, स्वयं स्पष्ट नहीं हो रही हो ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात क्या है, आलेख, ठीक है। तो ये 2 परिभाषा हो गई, आकृति किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक एक नंबर में परिभाषा पूछी जाती है, अगर आप इसे ध्यान से याद करेंगे तो वहाँ पर लिख पाएंगे, और इसके साथ साथ आपको इसके नए दूसरे प्रश्न में भी लिखने के लिए मदद मिलेगी। अब इसमें हम आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्र की आकृति एवं आलेख में अंतर, आकृति एवं आलेख में अंतर। तो आकृति एक तरफ लिखेंगे, आलेख एक तरफ लिखेंगे। आप लोग इसे सरलता से याद कर सके, इसके लिए मैंने क्या है यहाँ पे हाशिया बना दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, कितने पॉइंट लिखे हैं, 5, 1 2 3 4 5। पहला अर्थ है, दूसरा स्पष्टता है, तीसरा असतत ओब्लिक में सतत है, स्केल माफ 4, ग्राह पेपर 5, ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर ये 5 के पाँचों पॉइंट्स पहले याद कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें इसको लिखने में बिल्कुल सरलता हो जाएगी, जरा भी कठिनाई देखने को मिलेगी नहीं।
अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ आपने पहले ऊपर देखा, आपने जब ऊपर एक बार याद कर लिया है तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न में 3 नंबर के प्रश्न में यह अंतर बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और इसे आप एकदम सरल पूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सरलता से याद हो सके इसके लिए मैंने परिभाषा में से 1-2 पॉइंट इस अंतर के अंदर भी रखे हुए हैं जो आप नीचे देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पहले अगर बात करें तो अर्थ, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा हुआ है, स्वयं स्पष्ट अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। ठीक है, आप ऊपर याद कर चुके हो। आलेख उसके सामने है, स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया स्पष्टता। अब आप देखेंगे स्पष्टता, तो इसमें देखिए स्वयं स्पष्ट होती है, ये आपकी परिभाषा के अंदर ही दिया हुआ है, उसके अंदर से ही लेना है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टता क्या है कि आकृति की जानकारी स्वयं स्पष्ट होती है, आलेख की जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती है। क्या होती है? स्वयं स्पष्ट नहीं होती है। इस तरह से देखिए स्वयं स्पष्ट नहीं होती है। दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? असतत और सतत। असतत सांख्यिकीय की दृष्टि से, सांख्यिकीय मतलब आंकड़ा शास्त्र, ये आपके स्टेट में आता है। ठीक है, आंकड़ा अंकों में जो जानकारी आपको अंकों में दी गई हो, सांख्यिकी की दृष्टि से आकृति की जानकारी असतत है। ठीक है, और सांख्यिकी की दृष्टि से आलेख की जानकारी कैसी है? सतत होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। स्केल माप, स्केल माप में क्या है? आकृति बनाने के लिए स्केल माप जरूरी नहीं है। जो हम स्केल माप लेते हैं आकृति बनाने के लिए उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आलेख बनाने के लिए स्केल माप जरूरी है। आलेख बनाने के लिए क्या है? स्केल माप जरूरी है। ग्राफ पेपर आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, चर्चा भी की होगी कि कोई भी आलेख हम किस पे बनाते हैं? ग्राफ पेपर पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आकृति बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके सामने क्या है? आलेख में, आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी मित्रों एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। आकृति एवं आलेख में अंतर, आप ये 5 पॉइंट लर्न कीजिए, याद करना है। अर्थ, स्पष्टता, सतत असतत, स्केल माप और ग्राफ पेपर। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद करने के बाद आप ये अंतर को सरलतापूर्वक लिख पाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस पॉइंट में तकलीफ हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।